शाम के 6:45 थे। संदीप अपने मामा के खेत के रास्ते पर पैदल जा रहा था, वही रास्ता जो उसने 10 मिनट पहले देखा था। पर मोड़ पार करते ही वहाँ खेत था ही नहीं, वहाँ एक पहाड़ी थी और उसके ऊपर एक स्कूल और बोर्ड पर किसी और गांव का नाम लिखा हुआ था। वो गांव था ही नहीं जिस गांव में वो इस वक्त खड़ा हुआ था। पर अगले दिन जब वो यहीं दोबारा आया तो वहाँ सिर्फ खेत था। अब ये सारे मांजरे को समझने के लिए दोस्तों हमें उसी दिन की सुबह पर चलना पड़ेगा, ठीक 6 घंटा पीछे। दोस्तों आज की कहानी हमें भेजी है महाराष्ट्र के सतारा जिले से और भेजने वाले का नाम है संदीप, जिनके साथ ये सारा कांड 2022 में हुआ था। उन्होंने मुझे लिखा कि भैया चाहो तो आप मेरा नाम बदल सकते हो, पर मेरा नाम वैसा ही इस्तेमाल करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। तो संदीप की बात को मानते हुए गांव और बाकी सारे नाम मैंने बदल दिए हैं, सिर्फ उनका अपना नाम वही है। और इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं एक बात आपसे बोलना चाहता हूं दोस्तों, इस कहानी के बाद जब भी आप किसी नई गाड़ी की पूजा देखेंगे और पहिए के नीचे नींबू रखे जाएंगे तो आपको आज की ये कहानी जरूर याद आएगी। बात शुरू होती है एक बहुत ही खुशी वाले दिन से, क्योंकि आज संदीप की पहली बाइक आने वाली थी। उस दिन सुबह सुबह पूरा परिवार नहा धोकर शोरूम पहुंच जाता है और दोस्तों ये वो दिन होता है जो आदमी को सालों तक याद रहता है। और संदीप के साथ था आज उनका चचेरा भाई प्रतीक। वैसे तो प्रतीक पुणे में रहता था, वहां से 90 किलोमीटर दूर, और वो सिर्फ इस दिन के लिए आया था यहाँ पर क्योंकि दोनों बचपन के साथी थे। संदीप ने अपने मेल में मुझे बताया कि प्रतीक और संदीप की स्कूलिंग भी एक साथ हुई थी काफी हद तक। और बाइक की डिलीवरी लेने के बाद घर आते ही मम्मी ने बाइक की पूजा करी। नारियल फूटता है, हैंडल पर माला चढ़ाई जाती है और टैंक पर सतिया बनाया जाता है। अब आखिरी रस्म बची थी, पहिए के नीचे नींबू रखे जाते हैं और गाड़ी उसके ऊपर से आगे बढ़ाई जाती है। और इस छोटी सी रस्म का एक मान्यता होती है कि किसी भी वाहन के शुरू होने से पहले ही उस नींबू के साथ ही रास्ते की सारी रुकावटें पहले से ही कुचल दी जाएं। संदीप ने गाड़ी आगे बढ़ाई, एक नींबू फूट गया पर दूसरा वैसा का वैसा ही पड़ा रहा। अब ये बहुत नॉर्मल सी बात थी। चाची ने चुपचाप उठाया और दोबारा रख दिया वहीं। किसी ने कुछ भी नहीं बोला और ठीक उसी वक्त बाहर बैठा हुआ एक कुत्ता रोने लगता है। वो कुत्ता जो सालों से उनके गेट के बाहर ही बैठा रहता है, जिसे उस घर से रोज रोटी जाती थी। संदीप की मम्मी एक पल के लिए चुप होती हैं, पर फिर बाहर जाकर उसे भगा देती हैं। और इतने में प्रतीक संदीप की फिरकी लेते हुए बोलता है, तू तो वैसे भी कुत्तों से डरता है भाई, तेरे लिए तो अच्छा ही हुआ। दोनों हंस पड़े। और दोस्तों उस वक्त हंसने के अलावा करने को कुछ था भी नहीं, क्योंकि आगे क्या होने वाला है ये किसी को नहीं पता था। दोपहर के 1 बजे खाना लग जाता है। पूरन पोली और मोदक संदीप की सबसे पसंदीदा चीज। और खाने के बाद इन दोनों का प्लान था पूरी दोपहरी मस्त सोने का। पर मम्मी ने इनसे कहा, पहले मामा के यहाँ चला जा बेटा, गाड़ी दिखा दे मामा को भी और मामी के हाथ से भी पूजा करा लेना। और निकलते वक्त संदीप की मम्मी उसके हाथ में एक चेन थमा देती हैं, चांदी की एक पतली सी चेन जिसमें गणपति बप्पा का एक छोटा सा लॉकेट लगाया हुआ था। और ये चेन संदीप को उनकी गर्लफ्रेंड ने गिफ्ट की थी। अब दोनों को निकलते निकलते शाम हो जाती है। अब मामा का गांव करंजवाड़ी वहां से करीब 25 किलोमीटर दूर था और वहां जाने के 2 रास्ते थे। एक हाईवे से घूम के जाता था और दूसरा जो रास्ता था वो एक शॉर्टकट था, पर ये एक बहुत ही आइसोलेटेड रूट से होकर जाता था। अब इन दोनों को अंधेरा होने से पहले पहुंचना था तो संदीप ने ये वाला शॉर्टकट ही चुना। प्रतीक ने भी कहा, ठीक है भाई, दिन ही तो है। और 25 मिनट में दोनों मामा के घर पहुंच जाते हैं, पर मामा के घर पे ताला लगा हुआ था और पड़ोसी ने बताया कि दोनों खेत पर गए हुए हैं और खेत हाईवे के बिल्कुल बगल में था। तो दोनों ने सोचा कि ये तो और भी अच्छी बात हो गई, वहीं से मिलकर सीधा हाईवे पकड़ लेंगे और वापस आ जाएंगे। पर जाते समय उसने 2 बातें और बोली जो उस वक्त बिल्कुल आम लगी। पहली, अंधेरा होने से पहले निकल जाना, क्योंकि ऊपर वाले रास्ते पर लाइट नहीं है। और दूसरी, खेत के पीछे वाली पुरानी विहीर अभी तक खुली पड़ी है, उधर मत जाना बेटा। विहीर यानी कि कुआं। और दोस्तों ये लाइन पूरे वीडियो में सिर्फ एक बार आई है और ठीक 15 मिनट बाद ये लाइन इनकी जिंदगी को कैसे बदलने वाली है ये हम इस वीडियो में आगे जानेंगे। खेत की तरफ मुड़ते ही प्रतीक ने कहा कि अब गाड़ी मैं चलाऊंगा भाई। संदीप पीछे बैठ गया और 5 मिनट बाद संदीप ने गाड़ी रुकवा दी क्योंकि उसे हल्का होना था। और वापस आते वक्त उसने देखा कि मौसम बहुत अच्छा हो चुका है, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और खेत बस थोड़े ही दूर था। उसने प्रतीक को वो बात बोली जो उसे आज भी याद है, भाई तू बाइक लेके आगे से घूम के आ जा।
मैं खेतों खेतों वाले रास्ते से होकर मामा के खेत पर पहुंचता हूँ। प्रतीक ने बोला ठीक है, और वो बाइक लेकर आगे वाले रास्ते से होकर चला जाता है। दोस्तों, उस पूरे दिन अगर कोई फैसला गलत था तो वो यही था, क्योंकि कोई चीज थी जिसके बारे में आप आगे जानोगे जो किसी भी हाल में दोनों को अलग करना चाहती थी, और संदीप ने ये मौका खुद उसके हाथ में थमा दिया था। संदीप खेत के रास्ते पर पैदल पैदल चल पड़ा। शाम की आखिरी रोशनी बची थी और इस वक्त तक हवा एकदम ठंडी हो चुकी थी। अब ये रास्ता उसने बचपन से देखा था। यहाँ उसके लिए कुछ भी नया नहीं था, पर 2 मिनट चलने के बाद उसे एक बहुत ही अजीब सी बात महसूस होती है। उसे अपने ही चप्पल की आवाज इतनी साफ सुनाई दे रही थी जैसे वो आवाज कान के बिल्कुल पास से आ रही हो। और फिर उसे समझ आया कि ऐसा क्यों लग रहा है। उस पूरे इलाके में और कोई आवाज थी ही नहीं दोस्तों, न कोई पक्षी, न कोई बच्चे की आवाज, न दूर से किसी गाड़ी का हॉर्न। अब शाम के वक्त गांव में जो सैकड़ों आवाजें आती हैं वो सारी की सारी गायब हो चुकी थी इस वक्त तक। और कुछ ही कदम बाद वो उस मोड़ पे पहुंच जाता है जहां के बाद उसके मामा का खेत आता है। और ये उसे पक्का पता था, पर उस मोड़ से मुड़ते ही वो वहीं रुक जाता है, क्योंकि सामने खेत था ही नहीं। सामने एक छोटी सी पहाड़ी थी और उस पहाड़ी के ऊपर एक स्कूल बना हुआ था। वैसा ही पुराना 2 कमरों वाला स्कूल जैसा आपने अपने गांव में देखा होगा कभी। पर संदीप को ये बात समझ नहीं आ रही थी कि लास्ट टाइम जब वो यहाँ आया था तो उस वक्त तो यहाँ कोई स्कूल था ही नहीं, और वो असमंजस में पड़ जाता है। अब नीचे चक्रोड से उस स्कूल तक पहुंचने के लिए कम से कम 50 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती। दोस्तों, यहाँ एक बात नोट करना, क्योंकि यही इस कहानी की सबसे अजीब बात है। मामा का खेत बिल्कुल समतल जमीन पर था और यहाँ जमीन ऊपर उठी हुई थी थोड़ी सी। संदीप ने सोचा कि शायद वो गलत रास्ते पर आ गया है, पर उसको ये बात समझ नहीं आ रही थी कि जिस रास्ते पर वो बचपन से चलता आ रहा था उस रास्ते पर वो कैसे भटक सकता है। और तभी उसकी नजर स्कूल के बोर्ड पर पड़ती है। उस बोर्ड पर मराठी में लिखा हुआ था जिला परिषद प्राथमिक शिक्षा, और उसके आगे गांव का नाम। पर सबसे अजीब बात ये थी कि उस बोर्ड पर जिस गांव का नाम लिखा हुआ था वो गांव वो था ही नहीं जहां उसके हिसाब से वो खड़ा हुआ था उस वक्त। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा था इस वक्त। और तभी उसे सीढ़ियों के नीचे बगल में एक घर दिखा, छोटा सा घर। बाहर एक नल लगा हुआ था उसके, और नल के पास एक औरत कपड़े धो रही थी। और संदीप सोचता है कि चलो उससे पूछ लेता हूँ कि उसने प्रतीक को देखा है कि नहीं। वो पास गया और उसने आवाज लगाई और औरत ने पलट कर देखा, और वो दंग रह जाता है ये देखकर कि वो औरत उसकी भाभी थी जो उसके पड़ोस में रहती थी। उसने हैरानी से उनसे पूछा, भाभी आप यहाँ कैसे? उन्होंने बहुत आराम से कहा, यहाँ रिश्तेदारी है भैया, इसीलिए आना पड़ता है। पर संदीप को ये एक्सप्लेनेशन बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था। पर फिर संदीप ने उनसे पूछा कि क्या उन्होंने प्रतीक को देखा था इधर से गुजरते हुए? नहीं भैया, भाभी ने ना में जवाब दिया। पर उसके बाद भाभी एक ऐसी लाइन बोलती हैं जो उनकी बोली हुई बाकी सारी बातों से बिल्कुल अलग थी। तुम यहाँ से जितना जल्दी हो सके निकल जाओ भैया। अब ये बात सुनकर संदीप को समझ नहीं आया कि वो ऐसा क्यों बोल रही हैं, पर इतना उसे पक्का हो गया था इस वक्त कि यहाँ कुछ बहुत गड़बड़ है। वो वहां से निकलने ही वाला था और तभी उसे लगा कि स्कूल की तरफ से कोई उसे आवाज दे रहा है। उसने ऊपर देखा और सीढ़ियों से कोई नीचे उतर रहा था। वो प्रतीक था। संदीप ने उससे पूछा, तू कहाँ चला गया था? प्रतीक ने सिर्फ इतना सा जवाब दिया, कुछ नहीं, चल निकलते हैं। और दोस्तों, यहाँ 2 चीजें ऐसी थी जो संदीप को उस वक्त चुभी, पर वो उन्हें पकड़ नहीं पाया, या कहो कि जानबूझ के इग्नोर कर दिया। पहली ये थी कि उसकी आवाज हल्की सी बदली हुई थी, और दूसरी ये कि उसने संदीप से एक बार भी नहीं पूछा कि तूने इतनी देर क्यों लगा दी। संदीप ने पूछा, बाइक कहाँ है हमारी? उसने कहा, वहीं है, आगे खड़ी है। पर संदीप एक बात नोट करता है कि उस रास्ते पर आगे एक कुत्ता बैठा हुआ था, और संदीप को बचपन से कुत्तों से बहुत डर लगता है। प्रतीक बोलता है, चल पीछे से घूम के चलते हैं पहाड़ी के। पर तभी भाभी ने पीछे से कहा, भैया इधर से ही जाओ, वो कुत्ता कुछ नहीं करेगा आपको। पर संदीप बोलता है, नहीं भाभी, मुझे कुत्तों से बहुत डर लगता है, मैं थोड़ा पैदल चल के पीछे से घूम के चला जाऊंगा। और उसके इतना बोलते ही प्रतीक ने एक अजीब सी मुस्कान दी और वो मुस्कुराते हुए भाभी की तरफ देख रहा था। दोस्तों, एक तरफ उसका अपना भाई है जो कह रहा है कि लंबे वाले रास्ते से घूम के चल, और दूसरी तरफ भाभी है जो कह रही है कि इधर से ही जाओ। वैसे आप होते तो किसकी बात मानते? संदीप ने लंबा वाला रास्ता चुना और दोनों चल पड़ते हैं।
और जैसे ही वो पलटा उसने देखा कि प्रतीक पहले ही चल चुका था। उसने संदीप के हाँ बोलने का इंतजार भी नहीं किया था, जैसे उसे पहले से पता हो कि संदीप क्या जवाब देने वाला है। अब ये रास्ता थोड़ा सा पतला था, एक तरफ पहाड़ी की ढलान थी और दूसरी तरफ जमीन नीचे को जा रही थी। प्रतीक अंदर वाली तरफ चल रहा था और संदीप बाहर वाली तरफ। और यहाँ से एक चीज शुरू होती है जो पूरे रास्ते चलती रही। उस पथरीले रास्ते पर चलते समय संदीप को अपने पैरों के चलने की आवाज तो आ रही थी, पर प्रतीक के पैरों की आवाज थी ही नहीं। पर उसने खुद को समझा लिया कि शायद उधर मिट्टी नरम होगी। इस पॉइंट पे संदीप को पता तो था कि कुछ तो गड़बड़ है और वो खुद से बातें करते हुए आगे बढ़ता जा रहा था। पर प्रतीक उसकी हर बात का जवाब सिर्फ 1 या 2 शब्दों में दे रहा था। और फिर थोड़ा ही आगे चलने के बाद प्रतीक ने संदीप का नाम बुलाया। संदीप ने हामी भरी, पर प्रतीक ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने फिर से संदीप का नाम बुलाया। संदीप ने हाँ बोला और थोड़ी देर बाद फिर वही नाम आया। तीसरी बार संदीप ने कहा, हाँ बोलना क्या है? और इस बार कोई जवाब नहीं आया। वो बस आगे आगे चलता जा रहा था। और जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो वो भाभी वहीं खड़ी होकर बस उसे जाते हुए देख रही थी, जैसे कुछ कहना चाहती हूँ। और इसी चलने के दौरान संदीप ने मेल में बताया कि उसे याद ही नहीं है वो कितना दूर चला आया था। इस वक्त तक घनी शाम हो चुकी थी। उसे बस इतना याद है कि थोड़ा दूर पहुंचने के बाद प्रतीक उसकी तरफ मुड़ता है और उसकी तरफ देखते हुए बहुत ही वियर्ड तरीके से बोलता है, आजा भाई, एक कदम और। पर उसके आगे अब सिर्फ झाड़ियां थीं, लंबी सूखी घास और उसके बीच में वो जगह जो अंधेरे से दिखी नहीं रही थी। प्रतीक बहुत ही वियर्ड से लुक के साथ उसकी आंखों में देखते हुए उसे और आगे आने को कहता है, आजा भाई, एक कदम और। पर संदीप को इस वक्त आगे रास्ता दिख ही नहीं रहा था। उसके आगे सिर्फ थोड़ी झाड़ियां और सूखी घास थी। संदीप ने जैसे ही आगे बढ़ने के लिए अपना पैर उठाया, ठीक उसी वक्त अंधेरे से वो कुत्ता आता है और वो संदीप पर नहीं, सीधा प्रतीक पर झपटता है। और जैसे ही वो कुत्ता प्रतीक के ऊपर झपटता है, संदीप को ऐसा लगता है कि वो जैसे किसी छलावे से बाहर आ गया हो। उसे होश आता है और ठीक उसी पल पिछले कुछ समय से जो एक भी आवाज उसे नहीं आ रही थी, सारी एम्बियंट की साउंड्स वापस आ जाती हैं। और वो उस पॉइंट पे नोट करता है कि वो खड़ा कहाँ है। उसका आधा पैर हवा में था और उस झाड़ियों के ठीक नीचे एक पुराना कुआं था। वो चौंकते हुए पीछे गिरता है और इतने में उसके पैर से एक कंकड़ लग के उस कुएं में गिर जाता है। और जब वो पत्थर कुएं की तलहटी में जाके गिरता है तो उसके गिरने की आवाज थोड़ा सा लेट आती है, जिससे संदीप को ये अनुमान होता है कि वो कुआं कितना गहरा था और उसकी तलहटी में नुकीले पत्थर थे। इतने में पीछे से भाभी की आवाज आती है, भैया भागिए। संदीप उठा और भागा और सीढ़ियों से उतरते हुए उसे बस एक चीज दिख रही थी, नीचे खड़ी उसकी मोटरसाइकिल। और जैसे ही वो बाइक के पास पहुंचता है उसे एक बहुत बड़ा झटका लगता है। प्रतीक बाइक के पास बेहोश पड़ा हुआ था, वही प्रतीक जो अभी 1 मिनट पहले उसके साथ चल रहा था। वो जैसे तैसे उसे उठाकर बाइक पे बिठाता है और वहां से बाइक स्टार्ट करके निकल जाता है। और वहां से निकलते वक्त ना चाहते हुए भी उसकी नजर एक बार स्कूल की तरफ चली गई। और जो नजारा संदीप को दिखता है वो उसे जिंदगी भर याद रहने वाला था। सीढ़ियों पर वो खड़ा हुआ था, पूरा खून से लथपथ, सीधा संदीप की तरफ देखते हुए। संदीप ने कुछ रिएक्ट नहीं किया और गाड़ी भगा दी वहां से। पर वो चीज संदीप को ऐसे देख रही थी जैसे कहना चाहती हो कि आज तो तू बच गया। घर पहुंचकर दोनों ने सारी बात बताई और दोस्तों घर में किसी ने भी उनका यकीन नहीं किया। दिन भर धूप में घूमे हो, थक गए होगे। और बात वहीं खत्म हो गई। रात को संदीप ने प्रतीक से पूछा कि तेरे साथ हुआ क्या था भाई? तू बाथरूम गया था ना, मैं वहां से निकल के आगे जाके गाड़ी लगा रहा था। उसके बाद उसकी आंखों के आगे अंधेरा आ गया और वो गिर गया। और उसके बाद उसे बस वही बात याद है जब संदीप ने आकर उसे उठाया। उसके बीच में क्या हुआ उस बात की प्रतीक को कोई मेमोरी ही नहीं थी। पर भाई एक चीज याद है मुझे, मैं गाड़ी लगा रहा था तो तूने पीछे से आवाज दी थी। और दोस्तों यही इस कहानी की सबसे डरावनी बात है। अगले दिन संदीप प्रतीक को बोलता है, चल भाई एक बार देखकर आते हैं ना कि वहां क्या हुआ था। पर वहां कोई स्कूल था ही नहीं, न सीढ़ियां न वो घर।
पूरा इलाका बस समतल खेत था, बिल्कुल वैसा ही जैसा उसने बचपन से देखा था। और तब संदीप को एहसास होता है कि अगर वो उस चीज की बात मान के एक कदम और आगे बढ़ा लेता तो उसका खेल खत्म था। वहां से वो सीधा अपने मामा के घर गया। तब उसके मामा ने उसे पूरी बात बताई। आज से 3 साल पहले एक 22-23 साल का लड़का अपनी नई बाइक लेकर उसी रास्ते से जा रहा था और उसी जगह उसकी गाड़ी फिसल गई और उसका सिर सीधा जमीन पर लगा और उसने वहीं दम तोड़ दिया। और तब से जब कभी कोई नई बाइक उस रास्ते से गुजरती है तो वो उसे हॉन्ट करता है। और तभी मामा की नज़र संदीप के गले पर पड़ती है। वो बस इतना पूछते हैं कि क्या तुमने कल भी ये चेन पहनी हुई थी बेटा? संदीप ने कहा हाँ मामा जी। उसके मामा उस गणपति बप्पा के लॉकेट को हाथ में लेकर मुस्कुराने लगते हैं और संदीप की तरफ देखते हुए बोलते हैं, बेटा, कल तेरी जान गणपति बाप्पा के आशीर्वाद से ही बची है। और वो कुत्ता और औरत, उन्हें गणपति बप्पा ने ही भेजा था तुम्हारी जान बचाने के लिए। दोस्तों, इस बात को अब 4 साल हो चुके हैं। संदीप बताते हैं कि आज भी जब उन्हें ये सब याद आता है तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज तक उन्होंने वो लॉकेट और चेन अपने गले से उतारी नहीं है। तो दोस्तों, ये थी संदीप के साथ घटी एक सच्ची घटना पर आधारित एक कहानी। और अगर आपके पास भी ऐसी कोई स्टोरी है तो स्क्रीन पर दिए हुए ईमेल आईडी पर उसे शेयर करना। हो सकता है कि अगली स्टोरी आप ही की हो। मैं हूं शौर्य चौहान। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय महाकाल।